चलिए तो गाइस, क्या हाल चाल। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सब घर पे सेफ हैं। आप देख रहे हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स और मैं हूं जिशान सर। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लेक्चर्स देख रहे हैं किसका, 11th और 12th फिज़िक्स का। तो कहाँ थी फिज़िक्स की गाड़ी हम लोग की? फिज़िक्स की गाड़ी पहुँची थी इलेक्ट्रिक फील्ड तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी हो चुका था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो चुके थे। आगे देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज पूरी बॉडी में फैला हुआ हो तो कूलम्स लॉ को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है। अगर संयम बरतिएगा तो समझ में आ जाएगा। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। What are the limitations of Coulomb's law? मतलब क्या हुआ लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ का? तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल कर जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं फेल करेगी। तो ये चीज़ कहाँ फेल करती है वो ध्यान से समझिएगा। और ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, 2 नंबर आराम से आ जाएगा। खैर, अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए यूज होता है। ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस याद होगा, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने बनाया है, हर दफ़ा हर बार जो बात आ रही थी वो बात आ रही थी पॉइंट चार्जेस की। क्वेश्चन में लिखा हुआ था Q1 Q2 आर पॉइंट चार्जेस। तो ये कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसी तरीके को इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड इट कैन बी ऑल्सो अप्लाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। अगला, इट इज ट्रू फॉर कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज का मतलब, कांस्टेंट चार्ज का ये मतलब हो जाएगा कि चार्ज आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये सपोज करते हैं एक पॉइंट यहाँ पर चार्ज है Q और ये लिखा हुआ है 10 कूलम, तो ये कंफर्म्ड है 10 कूलम, दैट विल नॉट चेंज, राइट, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए ही आपको ऐसा दिया हुआ है Q चार्ज और यहाँ दिया हुआ है मान लीजिए 2t² कूलम, जहाँ t क्या है, टाइम है। तो ये चार्ज देखिए टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। 1 सेकेंड होगा तो टाइम चार्ज कितना, 2 कूलम। 2 सेकेंड अगर हो गया यहाँ पर तो चार्ज कितना, 8 कूलम। 3 सेकेंड हो गया तो 18 कूलम। तो चार्ज विल चेंज, राइट। तो चार्ज अगर चेंज कर रहा होगा तो वहाँ आप कूलम्स लॉ को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, चार्ज अगर कांस्टेंट है उस केस में आप कूलम्स लॉ को खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कीजिए, कोई रोकने नहीं जा रहा। इसके बाद it fails below when the distance of separation is below 10 का पावर -14 मीटर। इस चीज़ को समझिएगा।
जब आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इस अमाउंट से कम हो जाता, उस केस में आप कूलम्ब्स लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? या अगर कूलम्ब्स लॉ को हम देखें, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भैया? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर दो फोर्सेस चार्जेस हैं आपके पास, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से एक बात तो कंफर्म कि F जो है वो r² पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होगा, उस केस में फोर्स को बढ़ जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर कम हो रहा है तो फोर्स तो बहुत ज़्यादा लगना चाहिए था। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा? इसका रीज़न है कि कूलम्ब्स लॉ का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के आगे अगर आप डिस्टेंस को कम कर देते हैं ना, तो फोर्स नहीं लगता। जैसे ये 10⁻⁻14 के बाद और ज़्यादा डिस्टेंस कम कीजिएगा, फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा एक जगह होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को अगर आपने पढ़ा होगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब सोचिए कि दो प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज, वो इतना पास पास क्यों रहता है? यही रीज़न है कि वहाँ कूलम्ब्स लॉ नहीं लग रहा होता। अगर कूलम्ब्स लॉ वहाँ लग रहा होता तो न्यूक्लियस तो कभी फॉर्म होता ही नहीं, दो प्रोटॉन आपस में रिपेल कर देता है एक दूसरे को, क्योंकि दोनों प्रोटॉन इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस में रहता है। अगर इससे कम में रहेगा, वहाँ कूलम्ब्स लॉ लगेगा ही नहीं। तो कौन सा फोर्स लगेगा वहाँ पर? वहाँ पर एक नया टाइप का फोर्स लगता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। नाउ न्यूक्लियर फोर्स क्या है और कैसा है, कैसे एक्ट करता है, ये सारा डिटेल में पढ़ना है, 12 में ही पढ़ना है, लेकिन सबसे लास्ट टॉपिक में जब मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कहाँ कहाँ फेल कर रहा है। अब इसके आगे मैंने कहा कि ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को भी आप कूलम्ब्स लॉ से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तो कूलम्ब्स लॉ को कैसे इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, कुछ कोई भी शेप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपने इस बॉडी में चार्ज प्रोवाइड किया और वो चार्ज सपोज कीजिए कि पूरे बॉडी में ऐसे फैल गया। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर चार्ज पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। जैसे सपोज कीजिए ये बोर्ड, अगर मैंने चार्ज दिया और ये चार्ज पूरे बोर्ड पर फैल गया, देन दैट कैन बी कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब तो अगर डिफिनेशन लिखना हो तो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल बॉडी, it can be called continuous charge distribution। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ को कैसे इस्तेमाल करेंगे इस सरफेस के लिए? इसके लिए जैसे सपोज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मेरा इस शेप का है जिसपे एक चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक और चार्ज है यहाँ पर, विच इज़ अ पॉइंट चार्ज, जो क्या है? पॉइंट चार्ज है और इसकी वैल्यू है Q0। इसकी वैल्यू कितनी है? Q0 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भैया इसमें और इसमें आप कूलम्ब्स लॉ लगा के दिखाइए। तो यहाँ तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा नहीं। पूछो क्यों? एक तो पॉइंट चार्ज है, दूसरा तो पॉइंट चार्ज है नहीं, दूसरा तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक खेला कर सकते हैं। खेला ये कर सकते हैं ना कि सपोज कर लेते हैं कि इस पूरे में से एक छोटा सा चार्ज उठाते हैं, ऐसा एक छोटा सा पॉइंट उठाया इसका। हम पूरे चार्ज की बात नहीं कर रहे, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे,
उस पूरे बॉडी में से एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को कहा कि इसमें चार्ज है dq। कितना चार्ज है? तो dq अमाउंट का चार्ज छोटा सा इस पॉइंट पर है, बाकी पूरे बॉडी में कितना उससे हमको मतलब नहीं। और इस पॉइंट से जो इस पॉइंट की दूरी है ना, वो दूरी कुछ कितनी है, वो मान लीजिए कि r है। मान लीजिए कितना है? r है। वो दूरी किसके? इसके लिए है। अब पूरे बॉडी में तो हम कूलम्ब्स लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही बात, लेकिन यहाँ और यहाँ तो कर सकते हैं। उसको कहेंगे छोटा सा फोर्स। जो छोटा सा फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ के वजह से, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटा सा फोर्स यही लगेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से अगर टोटल फोर्स निकालना है तो फॉर टोटल फोर्स हम क्या करेंगे, या फॉर नेट फोर्स हम क्या करेंगे? फॉर नेट फोर्स हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। फॉर नेट फोर्स dF को इंटीग्रेट कर दीजिए और यहां भी इंटीग्रेशन दिखाइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q0 को पहले लिख देते हैं, dQ को इधर लिख दें, क्या फर्क पड़ने जा रहा है, r स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ना। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल F, टोटल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q0 बाहर निकल गया और यहां से ये बचा है dQ बाई r का स्क्वायर। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो r आपका होगा ना डिस्टेंस, वो वैरी करेगा। पूछिए कैसे वैरी करेगा? ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता है। हर केस में डिस्टेंस r जो होगा वो चेंज कर जाएगा। देखिए हर केस में r विल चेंज, तो r इज नॉट कांस्टेंट, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगेन dq भी आपका चेंज करता रहेगा क्योंकि अज्यूम किया है मैंने उसको, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहा कि इंटीग्रेशन dq है और r है, दोनों ही वेरिएबल है, तो अब क्या करें हम? और एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि dq जो होगा वो कूलम में होगा और r जो होगा वो मीटर में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को कोशिश करते हैं कि एक ही यूनिट के अंदर ला सकें। अगर एक ही यूनिट के अंदर ला सकेंगे तब जाकर उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। अब इसके लिए कुछ तरीका है। तरीका क्या है? तो यहाँ पर dq को रिप्लेस करना पड़ता है कुछ चीज़ों से। अब वो चीज़ें क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 3 टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो अगर टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम होता है उसका? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन विल बी सरफेस चार्ज distribution and third will be volumetric charge distribution। पहला क्या? लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। अब देखिए बारी बारी हम तीनों को देखेंगे और तीनों को देख करके ये डिसाइड करेंगे कि dq की जगह पर क्या लिखा जाए। तो गाइस सबसे पहला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर का मतलब एक लाइन होगा, राइट। तो इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन then that can be called
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपका चार्ज जो होगा वो सिंगल लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, उस रॉड पर ऐसे ये एक पतला सा वायर है, उस वायर पर, या मान लीजिए एक रिंग है ऐसे, ये कड़ा जैसा मेरा रिंग है, इस रिंग पर चार्ज ऐसे। दीज आर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक चीज को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वी डिफाइन अ टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी as the charge per unit length, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, सपोज कीजिए कि जो हम फिगर बनाया था ना, वो फिगर मान लीजिए कि वो फिगर ये है, और सेम वैसे ही एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये वाला Q0 चार्ज है, और इस पे चार्ज कितना दिया, Q दिया। हम एक छोटा सा सेक्शन यहाँ मान रहे हैं, ये वाला। हम कहा कि इस छोटे से सेक्शन में कितना चार्ज है, dq है, यही ना r हो जाएगा, यही r हो जाएगा उस केस में। ठीक, तब ये लेंथ मान लीजिए कि पूरा अगर कैपिटल L है, तो ये छोटा सा लेंथ कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा की वैल्यू हो जाती है छोटा सा चार्ज बाई छोटा सा लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। छोटा सा चार्ज बाई छोटा सा लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से अगर आप dq की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, राइट। dq की वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। अब याद कीजिए जो अभी मैंने बताया था, मैंने बताया कि जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो कितना होगा। मैंने कहा कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और इंटीग्रेशन के अंदर रखा था dq बाई r स्क्वायर को, राइट। आप यहाँ से dq को चेंज कर सकते हैं लैम्डा इंटू dl से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाहर है, और यहाँ dq को लैम्डा इंटू dl कर सकते हैं आप r स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था कि ये कूलम में था और ये मीटर में था। अब देखिए ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में ही होगा, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब आप इंटीग्रेशन आराम से कर पाइएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द तरीका जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो गाइज नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ना था, आप लोगों को पढ़ना था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक, तो अगेन सेम चीज, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड in 2 dimensions, it will be called surface charge distribution। फर्क नहीं है, बस 1 की जगह 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूमेट्रिक वाले में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड we define surface charge density। हम लोग यहां पर क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। देखिए क्या फर्क क्या है आखिर। तो सपोज कीजिए कि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में फिगर दिखाया वो मान लीजिए कि 2 डायमेंशन है, ऐसे कुछ इस तरीके से। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है Q0, छोटा सा पॉइंट यहाँ माना, ये r डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं।
अब इस केस में देखिएगा तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, इस पूरे बोर्ड पर चार्ज है अगर, उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये छोटा सा चार्ज कितना मानेंगे, ये छोटा सा चार्ज मानेंगे हम लोग dq। क्या मानेंगे हम लोग मानेंगे इसको dq, छोटा सा चार्ज। और ये पूरा एरिया कितना है, तो इस पूरे एरिया को मान लीजिए कि पूरा एरिया आपका कितना है, s है। तो ये छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा ना। पूरा एरिया s है अगर, तो छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। उस केस में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, तो वी डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, द चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा सा एरिया, कुछ इस तरीके से, छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा सा एरिया। और यहाँ से अगर हम लोगों को dq की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इंटू ds करेंगे। अब याद कीजिए आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर था dq और नीचे में था r स्क्वायर। अब dq को चेंज कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपनी जगह पर, और dq की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लें, तो सिग्मा इंटू ds इस्तेमाल कर लें बाई r स्क्वायर। अब देखिए तो ds मेरा क्या है, एरिया, और ये भी मेरा एरिया, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर में, तो बेसिकली लेंथ वाइज में हम चेंज कर दिया। अब तो वहाँ चार्ज नहीं रहा, इस सिग्मा को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का प्रॉब्लम। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस बार आपका जो चार्ज होगा वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में होगा। तो क्या लिखेंगे, तो व्हेन द चार्ज distributed in 3 dimensions, then that can be called volumetric charge distribution। क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब आपका चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है, कोशिश करते हैं हम एक ब्लॉक बनाने का। तो अगर एक ब्लॉक बनाया जाए तो ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, जिसको ब्लॉक नहीं समझ में आ रहा है, मान लो एक पासा है लूडो वाला, उसको ब्लॉक कह लो, ऐसे कुछ ऐसे ही होगा ना ब्लॉक। सपोज करो कि जो चार्ज फैला हुआ है ब्लॉक में, वो चार्ज कैसे फैला हुआ है, तो हर जगह, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह चार्ज है। कितना चार्ज है भैया, तो मान लो कि कैपिटल Q चार्ज है। अब सोचो कि एक पॉइंट यहाँ पर था, वही पुराना वाला Q नॉट, तो यहाँ क्या मानोगे, छोटा सा मानोगे। नाम क्या दोगे उसका, नाम उसका दोगे तुम कुछ ऐसे, कितना दोगे, dq दोगे। अब सोचो कि पूरा वॉल्यूम कितना है इसका, तो पूरा वॉल्यूम इसका जो है वो v है। ये छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा ना, dv हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एंड वी डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज density as the charge per unit volume। इस बार चार्ज क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज डिनोटेड बाय
रो। कैसे डिनोट करते हैं? रो से। रो को एक बार देखा होगा 10th क्लास में रेसिस्टिविटी के टाइम, ठीक है। तो रो को अगर यहाँ रो की वैल्यू लिखी जाए तो रो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग रो की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर dq/dv। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो रो इंटू dv। अब सोचिए जो फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे थे वो कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पर था dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ dq की जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप dq की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं रो इंटू dv बाई आर स्क्वायर। अब सोचिए जो आपका v होगा वो किस में होगा? आपका जो v होगा वो भी मीटर में होगा, मीटर क्यूब होगा, और r भी आपका मीटर स्क्वायर में ही होगा, मतलब दोनों सेम टर्म्स में आ गया। रो कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल सकते हैं और आपका इंटीग्रेशन यहाँ से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये थी इसकी पूरी थ्योरी। अब सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा जब तक उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नहीं देखेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको कुछ बुक में मिल जाएंगे, आपको एससी वर्मा में मिल जाएगा, एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई के क्वेश्चंस में इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बिहार बोर्ड में कभी नहीं मिलेगा। बिहार बोर्ड हमेशा इसका डेफिनेशन पूछा है कि डेफिनेशन क्या है बताइए, और एसआई यूनिट पूछा है। हम एसआई यूनिट नहीं बताया था तो एसआई यूनिट देख लीजिए। अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का क्या था? dq/dl था, मतलब चार्ज बाई लेंथ, तो कूलम बाई मीटर, कूलम मीटर ऐसे लिखिए, या कूलम पे मीटर पावर 1 ऐसे कर दीजिए। जो आपका सिग्मा था वो क्या था? dq/ds था, ये चार्ज हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। जो रो होगा आपका वो dq/dv था, मतलब कूलम बाई मीटर का क्यूब, ये कूलम और मीटर का क्यूब ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बिहार बोर्ड यहीं तक पूछता है डेफिनेशन या फिर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट 2-3 बार पूछा है बिहार बोर्ड ने एमसीक्यू में। अब सीबीएसई क्या करता है? सीबीएसई ये तो पूछता ही है लेकिन साथ में न्यूमेरिकल भी ऐड कर देता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, आइए इसका न्यूमेरिकल देखा जाए। हाँ तो गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होगा खास करके सीबीएसई वालों के लिए, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब देखिए गॉस लॉ आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, गॉस लॉ आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बनाएंगे जब गॉस लॉ पढ़ाएंगे तब। गॉस लॉ जब पढ़ा लेंगे उस वक्त एक बार फिर से बनाएंगे इसको, और उस वक्त ये क्वेश्चन जो है वो कोई करीबन 10 लाइन ज़्यादा हो गया, 6 लाइन में बन जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को बनाने में हमको 2 बार बोर्ड को रब करना पड़ेगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम। खैर अभी इस क्वेश्चन को बनाना है हम लोगों को किसके हेल्प से? तो कूलम्स लॉ के हेल्प से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए एक लॉन्ग थिन वायर के लिए। लॉन्ग थिन वायर, तो लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि कितना लंबा है वो हमको नहीं पता, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस जा सकता है। थिन का मतलब ये हुआ कि वो पतला होगा, उसका वॉल्यूम नहीं होगा, वो 1 डायमेंशन होगा। थिन का मतलब एकदम पतला। सो अगर क्वेश्चन को अप्रोच करें तो मान लीजिए कि ये मेरा वायर है, इस वायर का कुछ हिस्सा है, ये पूरा वायर नहीं है, कुछ हिस्सा है वायर का। सपोज कीजिए यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से अगर ये ऐसे माने, इसको ऐसे माने, कुछ इस तरीके से। अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ये कि चार्ज्ड है, ये क्या है? चार्ज्ड। तो हम पॉजिटिव चार्ज माना है, आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव चार्ज भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए इस पूरे लेंथ की हम बात करें तो ये लेंथ हमको पता नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ से करीबन x डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ें और फिर यहाँ से बढ़ें dx डिस्टेंस। x डिस्टेंस पे एक लाइन खींचा और फिर dx डिस्टेंस पे एक लाइन खींचा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ चार्ज ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि पूरे के पूरे वायर में चार्ज Q था,
तो इस छोटे से हिस्से में कितना चार्ज ट्रैप हुआ है, मान लीजिए dq। अब इस dq के वजह से सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर, ये मेरा पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर से मान के चलिए कि y डिस्टेंस पर है। यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए, इस पूरे वायर के वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट नहीं कर सकते यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, लेकिन इस छोटे से चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी हाउ मच, दैट छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, तो इसको r मान लो, तो ये r का स्क्वायर है ना। r की वैल्यू कितनी तो निकाल के रख दिया जाएगा बाद में, क्या दिक्कत है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ये वाला, पूछो क्यों। यहाँ 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रिपल्शन, तो DE का डायरेक्शन ये हो गया। मान के चलते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है, और ये एंगल 90, ये तो दिख रहा है 90, x और y के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये DE हो गया, DE की वैल्यू ये लिखा गई, R की वैल्यू लिख दे यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq को अपनी जगह रख दो, और R के तरफ देखो, R जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो R के जगह पर अगर हम y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दें ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, चलो सही है। dq का क्या करें, तो हम कहा पूरा जो q है तुम्हारा वो कितने पर है, इतने पर, लेकिन dx लेंथ पर जो चार्ज है वो dq है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dx। तो यहाँ से dq बराबर कितना, लैम्डा इंटू dx, ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो de की वैल्यू निकल करके आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dx डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से, ठीक है। ये क्या निकला, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला यहाँ पर, चलो सही है। अब ज़रा इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान से देखोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2 एक्सिस में तोड़ सकते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया और हमारा y एक्सिस हो गया, इसको हम कह दें DE x एक्सिस की तरफ और इसको कह दें DE y एक्सिस की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एंगल थीटा अगर है तो ये भी एंगल थीटा होगा। dy की वैल्यू हो जाएगी DE इंटू कॉस थीटा और dx की वैल्यू हो जाएगी DE इंटू साइन थीटा, कोई परेशानी नहीं, चलो सही है। अब क्या करें, ध्यान से देखना, एक चीज़ करने जा रहे हैं। सपोज करो यहाँ से हम x के डिस्टेंस में यहाँ बढ़ा था, अगर इधर से x डिस्टेंस यहाँ बढ़ेंगे तो एक और छोटा सा हिस्सा मिल सकता है ना, dx अमाउंट का यहाँ भी मिलेगा। जो यहाँ पर मिलेगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ऐसा इस तरफ, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा इस दिशा में। उसका भी 2 कंपोनेंट, एक y एक्सिस की तरफ एक x एक्सिस की तरफ। तो ये जो x एक्सिस वाला होगा वो तो इसको कैंसिल आउट कर देगा और y एक्सिस वाला दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। सपोज करो कि ये वाला एक छोटा हिस्सा यहाँ पर हम इमेजिन कर लें। अब यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर होगा और उसका ठीक अपोजिट में एक यहाँ पर इमेजिन कर लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। इन दोनों का भी x एक्सिस वाला आपस में काट देगा, y एक्सिस में से बचेगा आपके पास। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ किधर होगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में। सो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस ऑल द कंपोनेंट along x axis will cancel each other, will cancel each other. Therefore
द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी DE cos थीटा। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा DE cos थीटा होगा। ठीक है, DE cos थीटा किसके लिए? इसके लिए। चलो सही। अगर हम पूरे वायर की बात करें तो पूरे वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो खानदानी तरीका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर द होल वायर व्हाट विल बी डू? फॉर द होल वायर, फॉर द होल वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका? तो DE cos थीटा का। लेकिन ये जो वायर है वो कहाँ से कहाँ तक है हमको नहीं पता। ये इधर भी हो सकता है और ज़्यादा, और इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हम लेंगे वो -∞ से x की वैल्यू +∞ तक। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -∞ से लेकर के +∞ तक। चलिए, तो यहाँ पर DE की वैल्यू हम पुट कर दें, -∞ टू +∞। DE की वैल्यू हम निकाल के रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये है ना। चल, अब आंसर ख़त्म नहीं हुआ, आंसर बहुत बड़ा है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, लैम्डा भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दीजिए, लैम्डा को भी बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन देखिएगा dx डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, -∞ से +∞। अब अगर मैथ्स के स्टूडेंट आप हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, या शायद अभी तक नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा होगा, आप लोग स्टार्टिंग में ही होंगे अभी। इंटीग्रेशन में एक तरीका है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन आता है और लिमिट आपका माइनस समथिंग से प्लस समथिंग है, जैसे सपोज कीजिए कि इंटीग्रेशन आपको दिया रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ है और ये -a से लेके +a तक, और यहाँ कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको चेक करते हैं कि आइदर द फंक्शन इज ऑड और इवन। अगर फंक्शन आपका ऑड होगा तो इस इंटीग्रेशन का सीधा सीधा वैल्यू आएगा 0। लेकिन अगर आपका फंक्शन इवन हुआ तो इस इंटीग्रेशन को आप चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे सेम उसी फंक्शन को और लिमिट कर देंगे 0, यहाँ 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 0 से a तक, 2 इंटू 0 से a, और सेम उसी फंक्शन को लिख देंगे। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है? तो ये आपका वो 2 क्लास वाला ऑड और इवन नहीं है, ये अलग चीज़ है। अगर आपका फंक्शन ऑड है, इसका ये मतलब हुआ ये कब ऑड होगा? तो आप अगर x के जगह पर -x लिखेंगे, ठीक है, x के जगह पर -x लिखेंगे और ये माइनस आपका बाहर निकल के चला है, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और इवन फंक्शन कब होगा? तो अगर आप इस फंक्शन को लिख रहे हैं -x और ये -m गायब हो जाए, ये फिर से fx ही चला आए, तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर cos थीटा। ठीक है, आप ज़रा f माइनस एक्स, यहाँ थीटा कर लो, आप x बराबर -θ पुट करके यहाँ देख लीजिए। तो cos -θ की वैल्यू क्या होती है? cos -θ की वैल्यू cos थीटा ही होती है। तो हम थीटा की जगह माइनस पुट किया, लेकिन फंक्शन वो सेम आ गया, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस इज अ व्हाट? दिस इज एन इवन फंक्शन। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि f थीटा दिया हुआ है आपका sin थीटा, आप ज़रा यहाँ पर -θ पुट करके देख लीजिए, तो ये क्या आएगा? sin -θ दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा। ये क्या आ गया? -fx आ गया। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो अच्छा होता ना अगर यहाँ पर
कॉस की जगह साइन आता तो यहाँ से आंसर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, लेकिन वैसा नहीं है, कॉस है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इवन फंक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप नोट में साइड में लिखिएगा, रफ में साइड में नोट में बॉक्स बना के याद से लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ चेंज कर जाएगा, चेंज क्या करेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ dx cos थीटा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। देखिए क्यों चेंज करनी पड़ेगी, हम बता रहे हैं। चेंज इस वजह से करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए तो ये जो x है ना हमारा, ये x क्या है, तो ये x कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक x हम इसको माना है, हम इतना भी मान सकते थे, हम इतना छोटा सा भी मान सकते थे, तो दिस x विल नॉट बी कांस्टेंट, वो चेंज करेगा। अगेन थीटा देखिएगा, अगर ये यहाँ पर रहता तो थीटा की वैल्यू चेंज कर जाती, यहाँ रहता तो थीटा की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाती, यहाँ छोटी हो जाती। तो इसलिए cos थीटा इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, और जब x कांस्टेंट नहीं है तो dx भी कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, y कांस्टेंट है, y इज कांस्टेंट, y की वैल्यू चेंज नहीं करने जा रही। ये मेरा p पॉइंट जो था वो कांस्टेंट था। तो हमको इन सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा किसी एक मेथड से, किसी एक चीज़ में लेकर के आएंगे तब जाकर के ये इंटीग्रेट होगा। तो अगर इस इंटीग्रेशन को आगे देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज किया जाए तो चेंज करने के लिए ना ये ऐसा एक काम करते हैं, चेंज करने के लिए यहाँ पर थीटा का यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब x बाई वाई। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो y विल बी इक्वल टू हाउ मच, और x विल बी इक्वल टू y tan थीटा। कितना हो जाएगा? y tan थीटा। देखो x मिल गया ना थीटा के टर्म्स में, हम x की जगह पर ये यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दे रहे हैं, या a मान के छोड़ दे रहे हैं। अब देखो आगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर, y तो मेरा कांस्टेंट है, y बाहर निकल जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक, स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या, तो यहाँ से dx की एक वैल्यू आई मेरे पास, dx की वैल्यू आ गई y इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर b। इसको हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर b मान रहे हैं। मेरा इक्वेशन क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 dx cos थीटा, और यहाँ पर ये तो x के जगह पर हम इतना पुट कर देंगे तो वो थीटा के टर्म में आ जाएगा। अगेन dx के जगह पर इतना पुट कर देंगे तो वो भी थीटा के टर्म में आ जाएगा। मतलब उसको आप अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो उन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b को हम यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं। चलिए उसमें लाके पुट अगर किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा, ठीक है। dx की जगह पे क्या पुट करना है, तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। dx की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है तो ये पुट कर देते हैं y सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ये पुट करना है, तो वाई
tan थीटा का होल स्क्वायर, और एक cos थीटा भी वहाँ पर है, तो cos थीटा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, cos थीटा। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब कितनी आ रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ये बचेगा y इंटू सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर को अगर हम बाहर निकाल दें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपका बचेगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से इन्फिनिटी तक, यहाँ पर था y सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ वाई स्क्वायर, और नीचे में था देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 10th पास अगर कर गए हैं तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर याद है तो 10th ठीक से पास किया है, याद नहीं है तो 10th आप लोग फकैती करके पास किया है। सेक स्क्वायर थीटा गायब, वाई से ये वाई कैंसिल, क्या बचा आपके पास, बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में y, तो ये y तो कांस्टेंट था, ये y तो बाहर लेके चले आओ, अंदर में बचा सिर्फ कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कौन बता रहा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो E बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा बाई वाई, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। चलिए ठीक है, सो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा बाई वाई। ठीक है, एक बार यहाँ इन्फिनिटी पुट कीजिए और एक बार 0, नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कीजिएगा, तो देखिए ये जो लिमिट था वो x के लिए लिमिट था, थीटा के लिए नहीं था, आपको थीटा के लिए चेंज करना पड़ेगा। तो एक स्टेप पीछे आ जाइए, आप लिमिट कैसे चेक करेंगे, आप लिमिट जो यहाँ कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, आपको ये पता था कि tan थीटा x y बराबर क्या था, x बराबर था y इंटू टैन थीटा, राइट। अगर यहाँ से देखें तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है, x की वैल्यू 0 है, इसका ये मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर 0 है ना। और tan थीटा 0 कब होता है, tan थीटा 0 तभी होता है जब थीटा मेरा 0 हो जाए। ठीक है, अगर x बराबर इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ इन्फिनिटी रख दीजिए, तो इसका ये मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, राइट। और tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा बराबर हो जाए π/2 या फिर 90, जो बोलो। यहाँ जो लिमिट आप पुट करेंगे ना, ये आप ये वाली लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा बाई वाई, और यहाँ एक बार करो साइन 90 माइनस साइन 0। साइन 90 कितना होता है, तो 1 होता है, ये सबको पता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1 अगर आया तो ये टर्म मल्टीप्लाई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। 2 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। ठीक है, अब चाहे तो इस 2 को आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, जहाँ वाई क्या है, तो वाई वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात ये है कि जो आपका वायर था ना, उस वायर पर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है चार्ज बाय लेंथ की वैल्यू। जितना ज़्यादा चार्ज दीजिएगा, जितना कम लेंथ होगा, उतना ज़्यादा लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, खास करके नीट वाले लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वाई पे डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वाई जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कब का है, तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई ने पूछा था 2016 में। बड़ा सा क्वेश्चन था, 6 नंबर में पूछा गया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो याद कीजिए, पिछला क्वेश्चन जो हम पूछा था और जो इससे पहले बनवाया है वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी एडिशनल में 1.30, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और वो वाला भी आर्क्स क्वेश्चन है सीबीएसई का, वो पूछा हुआ भी। खैर, क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग, एक रिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऑफ रेडियस ए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हेंस शो द पॉइंट और लार्ज डिस्टेंस। चलो ठीक है, देखते हैं। सपोज करो कि एक रिंग ऐसे रखा हुआ, ये हमारा एक रिंग है। ठीक, उस रिंग का एक सेंटर यहाँ पर होगा और ये जो है ये क्या दिया हुआ, ये उसका रेडियस, और रेडियस ए है। ठीक, सपोज करो कि एक पॉइंट है, जो पॉइंट कहाँ पर, इसके एक्सिस पर, यही ना उसका एक्सिस होगा। उसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम मान के चलो कि P है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस हो गया A, पॉइंट हो गया P, जो कि यहाँ से कितने दूरी पर है, तो सपोज करो कि x दूरी पर है। क्या दिक्कत है मानने में, x दूरी पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे रिंग पर मान लो कि चार्ज दिया हुआ है Q, ये पूरा ऐसे, पूरे रिंग पर जो चार्ज है वो कैसे दिया हुआ है, वो चार्ज ऐसे फैला हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस पूरे रिंग पर जो चार्ज है उसके वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो, तो तरीका क्या, तरीका वही पुराना वाला, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं। तो मान के चलो कि एक छोटा सा सेक्शन तुम यहाँ पर लिए ऐसे, ये इस सेक्शन का जो लेंथ है, दूरी, वो कितनी है, सपोज करो कि dl है। और इसमें चार्ज कितना होगा, तो इस हिस्से में चार्ज होगा dq। पूरे में चार्ज अगर q है तो छोटा सा चार्ज dq। ठीक है, इस dq को अगर हम यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस लाइन को कह दें r, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r का स्क्वायर, यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r का स्क्वायर। ठीक, ये dq की वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, याद रखना। dq को चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए। सपोज करो कि ये लेंथ पूरा, ये जो इतना लेंथ है, इस पूरे में चार्ज कैपिटल Q है। ठीक है, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी ना, लेंथ है, सॉरी। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो दैट विल बी लैम्डा। ठीक, लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, या छोटे फॉर्म में लिखें तो dq बाई dl। नाउ व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज तो q है और l है तुम्हारा लेंथ। तो लेंथ कौन, ये वाला लेंथ पूरा। तो अगर आपको रेडियस मालूम है तो लेंथ की जगह पर अगर 2 पाई r लिख दें, 2 पाई इंटू रेडियस, तो क्या दिक्कत, और रेडियस है कितना, a है।
बराबर डी क्यू बाई डी एल। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी इन दोनों को लेकर के, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। ये डी क्यू की वैल्यू निकल गई, क्यू इंटू 2 पाई, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। इसको ला के यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू के जगह पे पुट करना है क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। ठीक, सही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज अज्यूम करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ डी ई लिखना पड़ेगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डी ई लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सही। अगर ये एंगल आपका थीटा है, सो इस डी को आप तोड़ सकते हैं अगेन, जैसा पिछला क्वेश्चन में तोड़ा था। ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा डी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसा डी एल यहाँ माना है ना, सेम डी एल यहाँ भी मान सकते हैं। सेम आर ये बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आएगी, उसका भी 2 कंपोनेंट, एक यहाँ एक यहाँ, ये एक ये और एक ये वाला जो होगा इसको कैंसिल आउट करेगा, बचेगा कौन, सिर्फ ये वाला। अब सोचो एक डीएल यहाँ पर होता छोटा सा, एक डीएल यहाँ पर होता, इस डीएल का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, इस डीएल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, दोनों का साइन वाला कंपोनेंट काट देता, बचता सिर्फ कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पर भी सेम आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा, आप ये लिखिएगा कि द साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल आउट, देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो हमेशा होगा डीई इंटू कॉस थीटा, डीई इंटू कॉस थीटा। और पूरे सर्किल की अगर हम बात करें तो पूरे सर्किल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सर्किल, या सॉरी द रिंग, तो E विल बी इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू यहाँ से आप लिख दीजिए, कितना है ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डी क्यू की वैल्यू तो ये लिख दीजिएगा, क्यू इंटू डी एल डिवाइड बाई 2 पाई ए। ठीक है, और कॉस थीटा है वहाँ पर, तो कॉस थीटा। ठीक है, और एक आर स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सारी चीज़ें लगभग पता है। इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 पाई ए तक। इस डीएल को आप माना है यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, चलिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा यहाँ पुट नहीं किया है तो उसको भी पुट कर ही देते हैं। यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस x है हमारा और हाइपोटेनस है r। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई a तक 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 2 पाई a। कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखना है हमको, तो कॉस थीटा पे बेस बाई हाइपोटेनस, तो x बाई r, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ऊपर में डी एल। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, डी एल बचेगा सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई या क्यू एक्स बाई 2 पाई ए इंटू आर बाई, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन के अंदर बचा है डी एल 0 से लेके 2 पाई ए तक। ठीक है, उसको सॉल्व कर लो।
dl का इंटीग्रेशन होता है l, और l पे पुट करोगे 2πa तो हो जाएगा 2πa माइनस 0। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख दिया जाए। वहाँ से अगर आगे आकर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकली, 1/4πε0 बाहर में, ठीक है, q इंटू एक्स बाहर में, नीचे निकला 2πa इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dl के लिए हम बोला l लिखिएगा और यहाँ से 0 से 2πa तक एक बार पुट कीजिए तो 2πa फिर 0 तो 2πa माइनस 0 मतलब 2πa, तो वो आ जाएगा 1/4πε0 q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2πa इंटू आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ऊपर में आई है कितनी, 2πa। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1/4πε0 q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होता है। अगर x की वैल्यू आपकी जो भी रहे और r यहाँ पर है ना, इस r को आप चाहें तो r को क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ सकते हैं आप। r की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए r पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। r आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो r बराबर हो जाएगा √a² प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ चेंज कर लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपकी आई है वो 1/4πε0 q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r की जगह पर लिख दीजिए √x² प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पहले से x² प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ अगर देखिएगा तो x² प्लस ए स्क्वायर पे पावर है 1/2 और यहाँ है 1, x² प्लस ए स्क्वायर पावर हो जाएगा 3/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है, हेंस शोड एट द पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे सपोज करो रिंग मेरे इस बाला जैसा है, ये जो कड़ा है मेरा इस कड़ा जैसा हुआ मेरा रिंग, और जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा दूर गई हुई, ठीक है, 1 किलोमीटर ऐसे करके। मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया r से, a से। तो अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा होगा a से तो इस a को हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 q इंटू एक्स, और इसको इग्नोर कर दिया तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल, एक्स का क्यूब बचा, और यहाँ अगर इसको हम काट दें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 q बाई एक्स स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है ना पॉइंट चार्ज के लिए। अगर इस पूरे रिंग के जगह पर इस एक अकेले पॉइंट पर अगर एक पॉइंट चार्ज रखा होता और x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते ना, 1/4πε0 q बाई एक्स स्क्वायर। दैट इज़ वाई कहा गया कि अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो दिस रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट, दिस रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट। अगला सवाल देखिएगा ज़रा, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, थिंक सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है मतलब आधा रिंग होगा वो, ऑफ रेडियस a एंड चार्ज यूनिफॉर्मली। चल तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा कि एक सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल ऐसे ही होता है, आधा सर्किल, और उस पर चार्ज जो दिया हुआ है वो चार्ज कहाँ दिया हुआ है, वो इस पे दिया हुआ है। देखिए रिंग है ना, रिंग है ये जो ये है ना, ये हम अपने से बनाया है, ये इतना ही पोर्शन होगा सिर्फ, ठीक है, ये खुद से है। तो इसको एक काम करो, ऐसे कर दो, इसका सेंटर कुछ यहाँ पर आएगा,
मान लो कि सेंटर O है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस दिया हुआ है A, तो यही ना रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये A होगा, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये A हुआ, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी A हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो यहाँ से एक लाइन खींचो ऐसे, ये एंगल बना रहा है थीटा, चलो ऐसे। छोटा सा DL हमको लेना था ना, तो छोटा सा DL कहाँ लेना, ये मान लो ऐसे लिया, छोटा सा ये ऐसे, तो ये छोटा सा DL हो गया, ठीक। चार्ज पूरा कितना दिया हुआ है, पूरा चार्ज दिया हुआ है मान लो Q, तो इस DL में चार्ज कितना ट्रैप हो जाएगा, तो कितना चार्ज ट्रैप होगा, तो DQ ट्रैप होगा। ये काम कर चुके हैं हम लोग 2-3 बार। इस छोटे से लेंथ में कितना चार्ज, DQ चार्ज ट्रैप हो गया। अब चलो, अगर इसको यहाँ से हम पूरा कर दे तो ये छोटा सा एंगल भी हुआ, कितना, D थीटा, छोटा सा एंगल D थीटा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि इस पूरे सेमी सर्किल के वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस छोटा सा DL के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना होगा। तो इस छोटे से DL के वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई ये डिस्टेंस, तो A का स्क्वायर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। और दिशा कितना, तो दिशा ये D, ये ना 1 कूलम का चार्ज रखोगे ये ऐसे रिपेल करेगा। अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो एक लाइन यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा DE cos थीटा, और जो इस दिशा में आएगा वो आ जाएगा DE sin थीटा, ठीक, सही, कोई दिक्कत नहीं। सोचो, जैसे थीटा तुम यहाँ लिए हो, सेम थीटा एक इधर भी तो ले सकते थे, ये ऐसे भी ले सकते थे, एक DL यहाँ भी आ सकता था। उस DL का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, और उस DE का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता उसका एक कंपोनेंट कॉस इधर और साइन इधर। अगेन साइन वाला क्या करता, आपस में कैंसिल आउट करता, सिर्फ कॉस ही बचता। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सबसे पहले इस DQ के बारे में सोचो। तो देखो लैम्डा दिया हुआ है इस बार, पिछले बार लैम्डा नहीं दिया हुआ था, इस बार लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा के बारे में हम जानते हैं कि वो DQ/DL होता है, तो यहाँ से DQ की वैल्यू निकल के आ जाएगी लैम्डा इंटू DL, उसको लाके यहाँ पुट कर दो। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कॉस की वजह से आएगा, साइन की वजह से नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे द साइन कंपोनेंट, द साइन कंपोनेंट will cancel out, therefore electric field will only be because of cos component के वजह से आएगा। तो DE जो हो जाएगा वो क्या, DE cos थीटा के वजह से आएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका वो हमेशा DE cos थीटा की वजह से आएगा। फॉर द होल सेमी सर्किल, अगर पूरे सेमी सर्किल की हम बात करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा वो कितना आएगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस DE इंटू कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन जो होगा वो ध्यान से देखना कैसे कैसे करेंगे हम लोग अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस थीटा। DE की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा। ज़रा DL को देखना क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई A स्क्वायर। ज़रा DL को ध्यान से देखोगे तो DL यहाँ पर क्या, ये है ना, और ये क्या है, थीटा, D थीटा है ना, ये ऐसे, और ये डिस्टेंस A है। तो एक कॉन्सेप्ट है अगेन मैथ्स में
एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक आर्क आपके पास होता है, दिस आर्क, ये आर्क तुम्हारा मान लो L है, ये रेडियस मान लो R है, ये मान लो थीटा है, तो दिस L विल बी इक्वल टू हाउ मच, सॉरी दिस थीटा विल बी इक्वल टू L बाई R, दिस थीटा विल बी इक्वल टू L बाई R। तो इस हिसाब से अगर अपना देखा जाए तो एंगल कितना डी थीटा है, और L की जगह कितना है तो DL है, और R की जगह कितना रेडियस A है। तो DL को हम चेंज कर सकते हैं A इंटू डी थीटा करके, वो यहाँ चेंज कर लो। तो यहाँ अगर हम कर दें A इंटू डी थीटा तो क्या दिक्कत है, ये हो गया कॉस थीटा। और अब लिमिट पुट करो, ये जो कॉस डी थीटा यहाँ पर है वो डी थीटा कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये मान लो तुम्हारा ये ओरिजिन है ऐसे, तो डी थीटा यहाँ से ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ और 90 डिग्री नीचे की तरफ, दिस डी थीटा कैन बी 0 से 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। तो ये हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक। उस चीज़ को अगेन रफ में साइड में उतार लेना। सो यहाँ से कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहे तो पुट कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे A है, एक दिख रहा है यहाँ पर, एक यहाँ A दिख रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू चेंज कर दो। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 बाहर निकलेगा, लैम्डा भी बाहर, A भी बाहर, कॉस थीटा डी थीटा बचेगा सिर्फ। तो 1/4πε0 बाहर, लैम्डा बाई A बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा है सिर्फ कॉस थीटा और डी थीटा। अगेन देखो यहाँ पर तो -π/2 से कहाँ तक है, π/2 तक। अगेन ऑड और इवन वाली बात आ जाएगी। तो ये इवन फंक्शन है तो ये चेंज कर जाएगा। चेंज कैसे करेगा, तो ये चेंज कुछ इस तरीके से करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा बाई A, ठीक है, इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक, और यहाँ बचा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा, ये 2 इधर कर दो, यहाँ A कर दो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से लेकर के π/2 तक, E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बाई A साइन 90, एक बार साइन 90, एक बार साइन 0, तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 1, खत्म कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4πε0 A। चाहोगे तो उस 2 को नीचे डिवाइड कर दो, 2 और 4 को, तो फाइनल आंसर लैम्डा बाई 2πε0 A भी हो सकता है। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे सेफ हैं, और इस चैप्टर में ज़्यादा बचा नहीं कुछ, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर्स और हार्डली आएंगे, और उसके बाद हम लाइव आने वाले हैं। आपको जैसे कहा था तब तक ईद भी गुजर जाएगा, उसके बाद लाइव आने वाले हैं। तो लेक्चर्स जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कंप्लीट कीजिए, और लाइव आएंगे तो जहाँ से स्टॉप करेंगे वहीं से आगे बढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ा रहे हम। तो जितने भी आप लोग के और दोस्त लोग हैं उनको कहिए कि सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि देखिए हमको बोलना इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है कि कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे जिन बच्चों का, लेकिन उन बच्चों को ख़ास बोल रहे हैं हम कि अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है तो भैया आप जो कीजिए, डू वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन अगर पढ़ना है तो भैया तरीके से पढ़िए, पूरा देखिए, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पर कि कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। खैर, तब तक घर पे रहिएगा और सेफ रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।